गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल एक कमेंट आया था कि सर समझ में आता लेकिन कभी कभी साफ दिखाई नहीं देता है। तो कल बेटा कुछ समस्या थी, इसलिए जो है मोबाइल गिर पड़ी थी, फूट गई है मोबाइल, लेकिन इसलिए वहां पर वो जो है चमक आ गई और दोबारा वीडियो बनाना संभव नहीं था, इसलिए वैसे ही भेज दिया गया। कोशिश की गई कि बेहतर पहुंचे, लेकिन जो भी है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। कुछ और प्रश्न हैं जो बच्चों के मन में आए, उन्होंने हमसे पूछे हैं, तो हमको लग रहा है कि वो प्रश्न उनके मन में उठ रहे होंगे, तो उनको हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहली बात, जो भी बातें यहाँ पर आपको सिखाई जा रही हैं केवल आपको सीखने के लिए है, आपको समझाने के लिए। आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो जानकारी, बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके जो मुझे आता है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी बातों का जवाब मैं दे सकूं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तुरंत बताएं, हम आपके गुरु हैं। आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। कभी ये मत सोचिए कि गुरु जी से ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तो नाराज हो जाएंगे, ऐसी कोई बात कभी ऐसा नहीं होगा। तो जो भी मन में हो आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर, जिसको मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पर ना कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। 9670718270 पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई समस्या हो आप हमको यहाँ पर मैसेज करके पूछ लीजिए। आप ज्यादातर बच्चे ये नंबर जानते हैं क्योंकि सभी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता है तो तुरंत हमारे पास मैसेज करके अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो हमसे बता सकते हैं। अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि मेरे मन में, आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हो उनका मैं पहले से ही समाधान कर दूं, लेकिन हो सकता है फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न बच रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते। क्या क्या मन में, एक तो टॉपिक लोगों को कंफ्यूजन है विद्युतशीलता की कि सर ये क्या चीज है, विद्युतशीलता नहीं समझ में आई। तो विद्युतशीलता हमने कहा है कि किसी पदार्थ की विद्युतशीलता या किसी माध्यम की विद्युतशीलता उस माध्यम में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के प्रतिरोध को व्यक्त करता है। फिर से सुनिए, किसी माध्यम की विद्युतशीलता उस माध्यम में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के प्रतिरोध को व्यक्त करता है, और वो प्रतिरोध किसके द्वारा लगाया जा रहा है? उस माध्यम के द्वारा लगाया जा रहा है। एकदम क्लियर होगा मुझे लगता है विद्युतशीलता। दूसरी बात, कल एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने लिखवाया कि आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं हो सकता, लेकिन द्रव्यमान आवेश रहित तो हो सकता है। इस पर कंफ्यूजन है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये जानना है कि आवेश अगर किसी पर अधिक हो रहा है, तो हमने क्या बताया, अगर आवेश अधिक हो रहा है, मान लीजिए किसी पर धन चार्ज है, मान लिया क्लोरी है और एक चार्ज ले लिया क्लोराइड बन गया, तो इसका मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई कि नहीं हुई। और जब एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है, चाहे थोड़ा सा ही होता है। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इसका मतलब क्लोरीन का द्रव्यमान लगभग इतना बढ़ गया। तो चाहे थोड़ा सा ही बढ़ा, लेकिन बढ़ा। कब? जब किसी पदार्थ पर या आवेश आ गया तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और फिर हमने आपको बताया कि द्रव्यमान आवेश रहित तो हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हो सकता है कि द्रव्यमान ना धनावेशित हो और ना ऋणावेशित हो। अगर द्रव्यमान, कोई वस्तु है और वस्तु पर ना धनावेश है और ना ही ऋणावेश है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि द्रव्यमान क्या है? आवेश रहित है। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है एकदम। अब और बातें आपको सीखनी है, समझनी और जाननी। कल हमने आपको बताया कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है? के होता है।
देखो 2 के, एक तो इस एक के हमने लिखा था 9 पॉइंट इंटू 10⁹ वाला स्थिरांक वाला। ध्यान देंगे कि वो 9 जो वो के है वो स्मॉल के, और ये जो के लिया है वो कैपिटल के। पहला कंफ्यूजन ये भी दूर कर दे रहा हूं, ये स्मॉल के है और ये क्या है, कैपिटल के। इसे इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसी को एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 को ही एप्सिलॉन आर भी कहा जाता है। आर फॉर रिलेटिवली, आर फॉर रिलेटिवली, यानी वही जो हम कहते हैं कि एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो चाहे, और ये के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो चाहे आप माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहिए और चाहे परावैद्युतांक कहिए, दोनों एक ही मतलब है। यानी चाहे आप के बोलिए और चाहे एप्सिलॉन आर बोलिए, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर हो गया वो मुझे लगता है। एप्सिलॉन के आर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता इसे बोलते हैं, और इसी को माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन बराबर, ये बटे में इधर क्या हो गया, गुणे में, तो क्या हो गया, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0। अभी कोई समस्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और कोई प्रश्न होगा आपके मन में? मुझे लग रहा है स्पष्ट दिख रहा है। बड़ा भी लिख रहा हूं, छोटा थोड़ा हो जाता है, आदत थोड़ी छोटी लिखने की है। अब बड़ा लिख रहा हूं, कोई समस्या होगी तुरंत बता देंगे। आगे बढ़े हम लोग। चलिए फिर से देखते हैं। कल हमने आपको बताया था, अभी ये पुरानी बातें हैं जो आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन मन में आपके कोई शंका रही, शंका को हम दूर कर रहे हैं। तो यहां से हमने बताया था कि एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाए, एप्सिलॉन 0 के। बताया था कि नहीं बताया? तो के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो के बराबर 1 हो जाए, तो एप्सिलॉन बराबर किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, और एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता या वायु की विद्युतशीलता। इससे क्या पता चला कि वायु या निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि इस स्थिति में एप्सिलॉन किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन 0 के बराबर आ गया। कब, जब के बराबर 1 रखा गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो है वायु या निर्वात का परावैद्युतांक किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कुछ माध्यम में लिख दे रहा हूं, उसके जरूरी है उनके परावैद्युतांक आपको याद करने के लिए। यहां पर मैंने लिख दिया माध्यम, और यहां पर लिख दिया मैंने परावैद्युतांक। तो अगर माध्यम वायु या निर्वात है, माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है, तो उसका परावैद्युतांक कितना होगा, 1 होगा। अगर माध्यम आसुत जल है, क्या है, आसुत जल। आसुत जल मतलब होता है शुद्ध जल जिसे बोलते हैं, वही आसुत जल कहलाता है। इसका परावैद्युतांक कितना होता है, 80। और चालक है, तो चालक का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है अनंत। क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। क्लियर हो गया। इसीलिए आपको बताया गया था, जब प्रेरण आवेश वाली बात बताई गई थी, तो क्या बताया गया था कि अगर कोई
दो सतह है, एक सतह पर आवेश है तो उतना ही विपरीत प्रकार का आवेश सामने वाले सतह पर आता है और उसके विपरीत दिशा में उसी प्रकार का आवेश आ जाता है जब हमने आवेशन की विधियों के बारे में बताया। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की शंका अब नहीं होगी। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो प्लीज हमको बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको हम आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकें। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यदि आपको लगता है कि सर ने आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, वो टॉपिक नहीं पढ़ाया, तो आप उसके बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन सब्र रखें, कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है। ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ आपको बताया जाएगा, जितना आपके सिलेबस में या उससे ज्यादा ही कोशिश की जाएगी। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं। कल हमने हेडिंग डाला था अध्यारोपण का सिद्धांत, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक हम लोग जान लेंगे, तब उसको जानेंगे, और वो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पहले देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ये क्या है जल्दी से देखिए आप। मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश यहां पर है और दूसरा बिंदु आवेश यहां पर है, और ये एक निश्चित बिंदु है, एक निश्चित बिंदु O है, ये एक बिंदु A है और ये बिंदु B, बिंदु A और बिंदु B। इस बिंदु A पर जो आवेश स्थित है वो Q1 है, और इस पर जो आवेश स्थित है वो Q2 है। इस बिंदु A का स्थित सदिश, आपको स्थित सदिश के बारे में बताया जा चुका है फर्स्ट ईयर में। किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु का जो सदिश होता है वो उस बिंदु का स्थित सदिश कहलाता है। तो बिंदु O के सापेक्ष A का जो स्थित सदिश है OA, वो कितना है? R1। कितना है? R1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और B का स्थित सदिश कितना है? R2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, दोनों मान लीजिए धन आवेश है, तो अगर धन आवेश है तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा? दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा? तो इस Q1 के कारण जो इस पर बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा? अगर हम A से B को मिलाते हैं, तो Q1 के कारण जो बल लगेगा उस पर जो बल लगेगा किधर लगेगा? इधर। Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी? इधर होगी। और Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी? इधर होगी। क्या मैं आपको समझा पाया? ये बल क्या हो गया? तो दिक्कत है, आप सबके समझ आ गया होगा। लेकिन आपको बताया गया कि Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा है या Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है दोनों समान होंगे। तो अब ये भी है, तो दोनों में अंतर कैसे करें? अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि कूलाम के अनुसार जो बल लगता है वो एक सीधी रेखा के अनुदिश लगता है, तिरछा नहीं लगेगा। यानी ये एक कैसी रेखा में है? ये बल ये जो है एक सीधी रेखा में, ये नहीं कि डायवर्ट हो जाए, तिरछा हो जाए, ऐसा नहीं, एक सरल रेखा। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना, ये दोनों बल समान। अब Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा है उसको हमने मान लिया कि F1 पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, उसको हमने लिख दिया F1। कोई दिक्कत? और यहां पर जो बल लग रहा है, ये वेक्टर क्या बता रहा है कि बल कैसी राशि है? सदिश राशि। वेक्टर क्या बता रहा है कि बल कैसी राशि है? वेक्टर क्या बता रहा है कि बल कैसी राशि है? सदिश राशि। और इधर जो बल लगेगा वो किसके कारण लगेगा? दूसरे के कारण
पहले पर, तो दूसरे के कारण पहले पर जो बल लग रहा है उसको हमने लिख दिया F21। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, समझते हैं और पूछते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि OA कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर OA बराबर तो होगा वेक्टर R। अगर मैं कहूं OB बराबर किसके होगा, तो OB बराबर किसके हुआ, वेक्टर R2। और त्रिभुज के नियम से, सदिश नियम से आपको बता जो चुका है कि OA धन AB बराबर किसके हो, OB के। भाई O से A पर गए और A से B पर गए, तो प्रारंभिक स्थिति ये हो गई और अंतिम स्थिति ये हो गई, तो OB हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब OA किसके बराबर है, वेक्टर R1 के प्लस AB। ये सब आपको पता है, जो इसी तरह से था फर्स्ट ईयर में, यहाँ M1 और M2 था, याद आ रहा होगा आपको। लास्ट टाइम में ये पढ़ाया गया था M1 और M2 न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में। तो R1 प्लस AB बराबर OB कितना हो गया, R2। एकदम सेम आपको याद आ रहा होगा, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा। तो यहां से वेक्टर AB बराबर किसके हो, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, सबके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब यहां से इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि F12 बराबर किसके, F12, तो आप क्या लिखोगे? मान लिए इनके बीच क्या है, निर्वात है, तो आप क्या लिखोगे, F12 बराबर लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। लगने वाला बल क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। और F21 बराबर किसके होगा, वो भी क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात सुना है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात सुनना है सबको, कोई समस्या है? नहीं होगी। चलिए, ये क्या है, ये बल का परिमाण है। ये क्या है, ये भी बल का परिमाण। दोनों बल क्या है, समान दिख रहे कि नहीं दिख रहे? इसका मतलब जितना बल Q1 Q2 पर लगा रहा है, उतना ही बल Q2 Q1 पर लगा रहा है। लेकिन आपको बताया गया है कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि। और आपको यह भी बताया गया है कि बल किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उस सदिश राशि के परिमाण में, उस सदिश राशि के परिमाण में उस दिशा के एकक सदिश से गुणा कर दिया जाता है जिस दिशा में वो सदिश है स्थित। आराम से समझिए, देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। ये बल F12 है, ये एक सदिश राशि है, ये किस दिशा में कार्यरत है, A से B की दिशा में कार्यरत है। अतः F12 वेक्टर F12 को प्राप्त करने के लिए उस F12 के परिमाण में, ये F12 का परिमाण है कि नहीं है, एक इसकी दिशा में एकक सदिश से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इसकी दिशा में एकक सदिश कौन है, AB कैप। ये कैप क्या प्रदर्शित करता है, ये कैसा सदिश है, एकक सदिश है। और यहां पर अब क्या लग गया, सदिश लग गया। ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए। जब ये नहीं था
ऐसे था तो ये केवल बल के परिमाण को बता रहा है, लेकिन जैसे ही हमने बल की दिशा के एकक सदिश से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ये क्या बन गया, एक सदिश राशि बन गई जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ नहीं आ गया। अब यहां पर हम लोग पहुंचते हैं F21 में। F21 में तो F21 में क्या हुआ, F21 Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या है, F21 है। तो वो बल तो परिमाण तो समान होगा, लेकिन दिशा क्या है, B से A की ओर। तो यहां पर क्या करेंगे, BA कैप करेंगे कि नहीं करेंगे, और यहां पर वेक्टर लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। क्या आपको कोई समस्या हो रही है, मुझे लगता नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्लो स्पीड में पढ़ाया जा रहा है ताकि आप, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके मन में जो भी प्रश्न उठे वो क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत होगी तो फिर भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब देखिए यहां से, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R क्या है, यहां से यहां तक की दूरी है, क्लियर है ना ये। और AB कैप को क्या लिख सकते हो आप, वेक्टर AB अपान मॉड AB। आपको बताया जा चुका है, वेक्टर AB अपान मॉड AB। जब किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग देते हैं तो उसकी दिशा में एकक सदिश प्राप्त होता है, बताया जा चुका है। AB कैप बराबर AB अपान मॉड AB। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर वेक्टर AB। वेक्टर AB किसके बराबर आया है, R2 माइनस R1 अपान मॉड AB। AB का परिमाण किसके बराबर है, R के बराबर है, तो यहां पर हमने लिख दिया R। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और R कितना हो गया, R की घाते 3 गुणे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब इसको देखिए आप, अगर इसको आप निकालते हैं तो ये बराबर किसके आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और BA कैप को क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर BA अपान मॉड BA। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां से आप, यहां दिख रहा होगा मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहां पर लिख देता हूं, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर वेक्टर BA। AB बराबर R2 माइनस R1 है, तो वेक्टर BA बराबर किसके होगा, इसका उल्टा हो जाएगा R1 माइनस R2, क्योंकि अब आपको BA जब निकालना होगा तो BA आप कैसे निकालोगे, OB और प्लस OA बराबर OA करें, OB प्लस BA बराबर किसके करके, OA करके जब निकालेंगे
तो बी ए का मान कितना आ जाएगा, बी ए का मान कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2 आ जाएगा। फिर से बोल दे रहा हूं, OB धन BA बराबर किसके, OA के, OA और OB का मान रखेंगे तो BA का मान मिल जाएगा। और माड BA का परिमाण, तो जब माड BA बोल रहे हैं तो BA का परिमाण चाहे AB का परिमाण हो चाहे BA का परिमाण किसके बराबर होगा, R के ही बराबर होगा। तो बटे कितना लिख दिया हमने, R के। अब देखिए अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। और जब माइनस कॉमन ले लिए तो क्या मिला यहां पर, R2 माइनस R1 और बटे RQ। अब आप F1 को देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q1 Q2 Q2 बटे RQ ब्रैकेट में R2 माइनस R1 R2 माइनस R। ये मान उठाकर अगर हम यहां पर रख दें तो ये बराबर किसके हो जाएगा, -F2 1। इससे ये भी ये स्पष्ट होता है कि आवेशों पर लगने वाला बल, धन आवेशों के बीच लगने वाला ये जो बल है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को भी पालन करता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। किसी भी लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया है, मुझे लगता है आ गया हो। अगर कोई भी दिक्कत होगी आप पूछ लेंगे। सबको समझ आ गया है। F1 2 क्या है मैं लिख दे रहा हूं, तो आपको समस्या क्या होगी। F1 2 क्या है, Q1 के कारण Q2 पर बल। और F21 क्या है, Q2 के कारण Q1 पर बल। स्पीड थोड़ा सा इसलिए स्लो है बेटा क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा ना हो जाए कहीं मैं तेज पढ़ा दूं तो आपको समझ में ना आए। मुझे लगता है क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी समस्या होती है तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, कोई समस्या हमको बताइए, हम आपके लिए एकदम तैयार हैं। कोई दिक्कत हो बेटा एकदम निसंकोच, हम आपके गुरुजी हैं। जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है, बहुत जानते हो मुझे बहुत कम आता ही है, तो जितना आता है उतना बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर फिर भी कोई समस्या होगी तो आप बताएंगे, हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद। कल छुट्टी रहेगी, परसों मिलते हैं।